Hello everyone, good morning to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18th एंड 19th ऑफ मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। हालांकि हमने पहले भी सेशन में डिस्कस किया है अबाउट द ज्ञानपीठ अवार्ड। आप लोगों ने ज्ञानपीठ सम्मान के बारे में सुना होगा, जो कि भारत सरकार के द्वारा या भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा लिटरेचर के फील्ड का अवार्ड है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम ज्ञानपीठ अवार्ड को देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे राष्ट्रपति को एक अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन कर सकता है, एडवाइस ले सकता है। तो यहाँ पर उसी आर्टिकल 143 का इस्तेमाल हमारी राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। हम उस आर्टिकल पे भी डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार के बारे में और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो मोटा माटी मैंने आपको बता दिया है कि आज हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि हम 18th ऑफ मई को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट कर रहे थे। तो 18 मई का दिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आया हुआ है। 18th ऑफ मई को हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखा होगा। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब होता है? 18 मई को होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम का फॉर्मेशन हुआ था 1977 में। तो 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम का फॉर्मेशन हुआ था एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा इंटरनेशनल म्यूजियम डे को मनाया जाता है। अब हमारे देश में जो डीपीएसपी हैं, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, जिनको हम डीपीएसपी कहते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 49 है वो हमको यही कहता है कि सभी नागरिकों का और राज्यों का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? हमारे जो हिस्टोरिक इंटरेस्ट के मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करें। जो नेशनल इंपॉर्टेंस के आपको मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। नाउ बात करेंगे थीम के बारे में, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। 18th ऑफ मई को हमने एक और डे सेलिब्रेट किया, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है। देखो, वर्ल्ड एड्स डे हम 1 दिसंबर को मनाते हैं और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हम कब मनाते हैं? 18th ऑफ मई को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जो अमेरिका के उस समय प्रेसिडेंट थे किल्टन, इन्होंने अपनी स्पीच दी थी, भाषण दिया था और एड्स की वैक्सीन के बारे में लोगों का अटेंशन लेकर आए थे कि एड्स क्या बीमारी होती है और उसका वैक्सीनेशन किस प्रकार जरूरी है। एचआईवी वैक्सीन के बारे में लोगों को बताया था 1998 में। इसलिए हम वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाते हैं। इसकी थीम है इनोवेट, इम्यूनाइज, इंस्पायर। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं। फर्दर मैं डिस्कशन करूंगी, लेकिन उसके पहले कल संडे था और संडे को मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया था जिसका नाम है वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स में हम लोगों ने टॉप 80 एमसीक्यू डिस्कस किए थे और ये जो एमसीक्यू थे वो आपके स्टेटमेंट वाइज भी थे, यूपीएससी और सीजीएल मेंस के हिसाब से, और आपके वन लाइनर के फॉर्मेट में भी थे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना आपके रिवीजन पर्पस के लिए। यहाँ से 100% आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे अपकमिंग एग्जामिनेशन में। ठीक है, इतनी चीजें, यहाँ तक का मामला ठीक है। देखो, हमारे डेली करंट अफेयर्स होते हैं, आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर अभी तक आपने लिंक को शेयर नहीं किया, अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया है, तो लिंक को एक बार शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। और पहली बार चैनल पे आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं 58 ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 58 नंबर के ज्ञानपीठ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। दो लोगों को 58 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, एक संस्कृत स्कॉलर है और एक उर्दू स्कॉलर है। संस्कृत स्कॉलर का नाम है जगत गुरु राम भद्राचार्य। जगत गुरु राम भद्राचार्य एक संस्कृत स्कॉलर हैं जिनको 58 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। और उर्दू लिटरेचर के लिए उर्दू आर्टिस्ट है जिनका नाम है गुलजार। तो गुलजार साहब को 58 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत 1961 में की गई थी और हमारे देश में लिटरेचर की फील्ड में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान ज्ञानपीठ अवार्ड होता है। ठीक है, पहला जो ज्ञानपीठ अवार्ड था वो 1965 में दिया गया था। किसे दिया गया था? मलयालम राइटर, याद रखना है, मलयालम राइटर जी शंकरा कुरु। इनकी रचना थी द बैम्बू फ्लूट।
इनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। ना बात करते हैं पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया था 1976 में, जिनका नाम है आशा पूर्णा देवी। ठीक है, आशा पूर्णा देवी द फर्स्ट प्रॉमिस के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था। ठीक है जी। पहले हिंदी ऑथर जिन्हें अवार्ड दिया गया था उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। 2024 का, सॉरी पहला नहीं बोलेंगे, 2024 में जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए वो विनोद कुमार शुक्ला को किए गए हैं हिंदी लिटरेचर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे गुलजार साहब के बारे में बात हो रही। इनका ओरिजिनल नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड जैसे कि साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है 2002 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2013 में, पद्म भूषण अवार्ड 2004 में, और 5 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। ग्रेमी अवार्ड मिल चुका है 2010 में, और स्लम डॉग मिलेनियर के लिए 2009 में इन्हें ऑस्कर से सम्मानित भी किया गया है। तो काफी सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो गुलजार साहब को दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें ये जो अवार्ड है इसमें 21 लाख रुपीस प्राइज मनी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, राम भद्राचार्य जी, इन्हें जो कि एक एडुकेटर भी हैं, राइटर भी हैं, संस्कृत साहित्य के लिए इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड दिया है। साथ ही साथ हेड और फाउंडर है तुलसी पीठ इन चित्रकूट में। ठीक है, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था 2015 में। तो ये आपको बातें याद रखनी, स्टैटिक पॉइंट से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगले पर्सन है जो कि पोर्चुगल के एक जाने माने फुटबॉलर है, सभी लोग इनका नाम जानते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सभी लोग जानते हैं रोनाल्डो का नाम, जो कि एक फुटबॉलर है। फोर्ब्स 2025 के हाईएस्ट पेड एथलीट बन गए हैं। रिसेंटली फोर्ब्स ने दुनिया भर के 50 एथलीट, टॉप 50 पेड एथलीट की लिस्ट पब्लिश की है, जिसमें एक भी इंडियन नाम शामिल नहीं है। ये जो टॉप 50 एथलीट है इनकी कंबाइंड जो इनकम है वो कितनी है? 4.23 बिलियन डॉलर आपको देखने को मिल जाएगी। टॉप पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको देखने को मिल जाएंगे, हाईएस्ट पेड एथलीट। और इनकी अप्रोक्सीमेटली जो एनुअल बर्थ आप बोल सकते हैं वो 275 मिलियन डॉलर आपको मिल जाएगी। ठीक है, फुटबॉलर आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड नंबर पे है स्टीफेन करी। स्टीफेन कैरी जो है वो बास्केटबॉल प्लेयर है, एंड टाइसन फरी बॉक्सिंग आपको प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको पहला नाम याद रखना है, ये याद रखना है कोई भी इंडियन इसमें नहीं है। ना बात करते हमारे देश के एक एथलीट के बारे में जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा फर्स्ट इंडियन, नीरज चोपड़ा फर्स्ट इंडियन, थर्ड एशियन एंड ओवरऑल 25th नंबर के एथलीट बन गए हैं जिन्होंने जेवलिन में 90 मीटर के मार्क को क्रॉस किया है। रिसेंटली 2025 दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, मतलब सेकेंड नंबर पर आए हैं। लेकिन इनका अचीवमेंट ये रहा है कि ये पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने 19 मीटर के मार्क को क्रॉस किया है। इनका जो थ्रो था वो 90.23 मीटर का आपको देखने को मिलेगा। 2025 की जो दोहा डायमंड लीग हुई है उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो जर्मनी के एक जेवलिन थ्रोअर है, जर्मनी के एक जेवलिन स्टार है जिनका नाम है जूलियन बेवर। जूलियन बेवर का जो बेस्ट थ्रो था वो 91.06 मीटर था, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही साथ नीरज चोपड़ा पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने 90 मीटर के मार्क को जेवलिन में क्रॉस किया है, और सिल्वर मेडल जीता है 2025 के दोहा डायमंड लीग में। ठीक, लास्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे एशियन चेस चैंपियनशिप के बारे में जो रिसेंटली यूएई में कंक्लूड हुई है। एशियन चेस चैंपियनशिप में ओपन कैटेगरी में कौन जीता है? ईरान के ग्रैंड मास्टर है जिनका नाम है धानेश्वर बारदिया। तो धानेश्वर बारदिया जो है वो एक चेस प्लेयर हैं, ईरान से हैं, जिन्होंने एशियन चेस चैंपियनशिप ओपन कैटेगरी में जीती है। अगर हम फीमेल कैटेगरी में बात करते हैं तो फीमेल कैटेगरी में चाइना की इंटरनेशनल मास्टर हैं जिनका नाम है शोंग यूकिन। शोंग यूकिन ने यहाँ पर चैंपियनशिप को जीता है। अब यहाँ पे भारत का क्या रोल रहा? तो भारत में अगर देखा जाए निहाल, भारत के एक निहाल सरीन है, निहाल है, ठीक है, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और यहाँ पे वंतिका अग्रवाल फोर्थ नंबर पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एशियन चेस चैंपियनशिप में आपको याद रखना है ईरान के ग्रैंड मास्टर हैं जिनका नाम है धानेश्वर बारदिया, जिन्होंने इस चैंपियनशिप को यूएई में जीता है।
ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनके नाम आपको याद रखने हैं। चलिए फर्दर हम देश दुनिया की बाकी खबरों पे बात करेंगे, लेकिन जिस चीज का आपको इंतजार था, मैगजीन, अप्रैल मंथ की कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन लॉन्च हो चुकी है। अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। साथ ही साथ प्रिंटेबल फॉर्मेट पे है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेंगे, मतलब अपॉइंटमेंट्स, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, ऑबिचुरीज, बुक्स, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इस तरीके से आपको ये पूरी न्यूज देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आपका सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक कवर हो जाता है। ये मैगजीन आपके सीडीएस एग्जाम के लिए, स्टेट एग्जाम, सभी वनडे एग्जाम्स के लिए, आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन हो गया, सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से लॉन्च की जा चुकी है, ठीक है। इसके अलावा आज के क्लास की जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है इतनी चीजें? यहाँ तक कोई डाउट? अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, अगर करंट अफेयर से संबंधित कोई भी डाउट अगर आपको रहता है, ठीक है। यहाँ तक का मामला क्लियर है तो जल्दी से एक बार लाइक बटन पे क्लिक कर दो, इतना तो बनता ही है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं राजस्थान का ट्रेडिशनल सैंगरी बीन। यहाँ पे जो सैंगरी बीन है, ये राजस्थान में बीन्स जो है वो राजस्थान के थार डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। इन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है क्योंकि कितने हार्श डेजर्ट या थार क्लाइमेट में, थार के डेजर्ट क्लाइमेट में ये ग्रो होते हैं। सैंगरी बीन, सांगरी बीन के नाम बीन्स हैं ये, इन्हें जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। सांगरी जो है वो ग्रो होते हैं ऑन द खेजरी ट्री, और खेजरी ट्री जो है वो वॉन्डर ऑफ द थार डेजर्ट या फिर कल्प वृक्ष ऑफ थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस जीआई टैग से क्या होगा, यहाँ पर इसकी जो करी बनाई जाती है, ये जो ऑथेंटिक करी है, जो लोकल लोगों का नॉलेज है जिससे वो तैयार की जाती है ट्रेडिशनल मेथड से, तो उसे क्या मिलेगा, एक लोकल प्रोडक्ट को गारंटी मिलेगी जीआई टैग की, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में भारत की पहली जंगल सफारी शुरू की गई है बाय द विस्टाडोम ट्रेन। तो इस तरीके से जो विस्टाडोम ट्रेन होते हैं, ऊपर ऊपर से ग्लासेस होती हैं, साइड में ग्लासेस होती हैं, जिससे आप पूरा 360 व्यू नेचर का, एनवायरनमेंट का देख सको, वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर सको। तो ये भारत का पहली जंगल सफारी है जो कि विस्टाडोम ट्रेन में स्टार्ट की गई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विस्टा डोम कोच सर्विस, जो कि कनेक्ट करेगा किसे, किसे कनेक्ट करेगा, कतरीना घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दुधवा टाइगर रिजर्व से कनेक्ट करेगा टू प्रमोट द टूरिज्म। कतरनीगा सॉरी कतरनीका घाट, कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू दुधवा टाइगर रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश का इनिशिएटिव है और ये पहला कंट्री में है जो कि जंगल सफारी स्टार्ट कर रहा है विस्टाडोम ट्रेन में, जो कि 107 किलोमीटर के रूट को कवर करेगा, और जो टूरिस्ट है, जो फॉरेस्ट को क्लोजली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उनको एक और भी बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनवोक्स आर्टिकल 143 ओवर गवर्नर्स बिल असेंट पावर। अब देखो, हम सभी को पता है कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 143 है, आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को अधिकार देता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर पे क्वेश्चन कर सकता है या एडवाइस ले सकता है, ठीक है। तो उसी पावर का इस्तेमाल प्रेसिडेंट ने किया, गवर्नमेंट के कहने पर ही आप बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट ने इस पावर का इस्तेमाल किया है, आर्टिकल 143 का इस्तेमाल किया है, और सुप्रीम कोर्ट से 14 क्वेश्चन पूछे हैं, सुप्रीम कोर्ट से 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। याद कीजिए कुछ समय पहले जब तमिलनाडु गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नर आर.एन. रवि, तमिलनाडु के गवर्नमेंट और तमिलनाडु के गवर्नर के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट का मामला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे अंडर द आर्टिकल 200 गवर्नर जो होते हैं, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, उन्हें उन्हें जो भी स्टेट असेंबली के द्वारा बिल शेयर किया जाता है, बिल सेंड किया जाता है, उसकी पावर को लिमिटेड किया गया था कि आप इसको अनलिमिटेड टाइम तक बिल को होल्ड नहीं कर सकते, और गवर्नर राष्ट्रपति को जो यूजिंग द आर्टिकल 201 बिल को ट्रांसफर करता है।
गवर्नर के पास अधिकार होता है कि गवर्नर राष्ट्रपति को बिल ट्रांसफर कर सकता है आर्टिकल 201 के अंदर। तो इसकी पावर को लिमिटेड किया गया था कि आर्टिकल 201 के अंदर जो बिल राष्ट्रपति को जाते हैं, राष्ट्रपति उस पर वीटो यूज नहीं करेगा। राष्ट्रपति को 3 महीने का समय है, राष्ट्रपति को इस बिल पे कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, बिल पे असेंट देना पड़ेगा, या असेंट नहीं देते हैं तो आपको आंसर बताना पड़ेगा, मतलब वीटो यूज नहीं कर सकते। तो एक तरीके से गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर अंडर द आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 लिमिट करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी। तो एक तरीके से ये एग्जीक्यूटिव पावर होती है कि किस बिल पे साइन करना है, किस बिल पे साइन नहीं करना है, ये एग्जीक्यूटिव पावर है। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये जुडिशरी है। और हमारे देश में साफ साफ कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, हमारे कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग रहेंगी, दोनों एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो क्या ये जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव में इंटरफेरेंस नहीं है? इस तरीके के 14 क्वेश्चंस जो हैं वो रेस किए गए हैं बाय द प्रेसिडेंट मुर्मू। ठीक है, इतनी चीजें। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ओपिनियन का इस्तेमाल किया है अंडर द आर्टिकल 143 और क्रिटिकल क्वेश्चंस रेज किए हैं अबाउट द जुडिशरी कैन इम्पोज डेडलाइन और डायरेक्ट हाउ गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट शुड एक्ट ऑन द स्टेट बिल। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है किस तरीके से गवर्नर और प्रेसिडेंट असेंबली के बिल पर रिएक्ट करेंगे, क्या ये पावर सुप्रीम कोर्ट को है? ये क्वेश्चन यहाँ पर रेज किए गए हैं। क्लियर है? यहाँ पर आपने देखा है प्रीवियसली सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में अपनी टाइम लिमिट बताई थी अंडर द आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201। यहाँ पे जो 14 क्वेश्चन रेज किए हैं वो 14 क्वेश्चन आपके साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ, नहीं आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो 14 क्वेश्चन यहाँ पर रेज किए गए हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है, जो 3 मंथ्स की पावर लिमिट की गई है, जो टाइमलाइन सेट की गई है प्रेसिडेंट को अंडर द आर्टिकल 201। क्लियर है? तो क्या क्वेश्चंस किए गए हैं? कैन सुप्रीम कोर्ट सेट अ टाइमलाइन फॉर गवर्नर टू एक्ट ऑन द बिल अंडर द आर्टिकल 200? कैन द सुप्रीम कोर्ट सेट अ टाइमलाइन for the president to act on the bill reserved for the presidential assent under the article 201, जैसा कि मैंने मेंशन किया। अब यहाँ पे आर्टिकल 361 पर भी बात की गई है। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 361 क्या है। आर्टिकल 361, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर शेल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड ड्यूटी ऑफ देयर ऑफिस। यहाँ पर गवर्नर और प्रेसिडेंट यहाँ पर आंसरेबल नहीं है। ठीक है, आंसरेबल नहीं है। कोई भी पावर या ड्यूटी जो है उनके कोर्ट के द्वारा एक्सरसाइज की जाती है उनकी पावर के अगेंस्ट अंडर द आर्टिकल 301। तो यहाँ पे इन आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया। तो बेसिकली आपको 4 आर्टिकल याद रखने हैं। कौन कौन से? 143, 200, 201 एंड 361। ठीक है, इस बात को याद रखना है। चलो नेक्स्ट, तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज। तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज कहाँ पर हो रही है? वेस्ट बंगाल में हो रही है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के एरिया में आपको तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। इंडियन आर्मी तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहा है नॉर्थ बंगाल में, और ये जॉइंट वेलफेयर, ये जॉइंट वॉरफेयर एक्सरसाइज है। मतलब फ्यूचर के समय में अगर कोई वॉर की सिचुएशन होती है तो हमारी आर्मी टेक्नोलॉजी के साथ कितनी प्रिपेयर है। तो एक जॉइंट वॉरफेयर कैपेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में वेस्ट बंगाल में, जिसको कंडक्ट कर रहा है इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कॉर्प अंडर द ईस्टर्न कमांड। ठीक, नेक्स्ट है एक्सरसाइज राहत। राहत क्या होता है? आपका रिलीफ। अब देखो यहाँ पे कुछ समय के बाद मॉनसून आ जाएगा। जब मॉनसून आता है तो आपको पता है हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न आपको जो स्टेट्स देखने को मिलते हैं, मिजोरम है, नागालैंड है, आसाम है, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण कई सारे एरिया में आपने देखा है फ्लड आती है। और उस फ्लड के लिए हमारी इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की टीम कितनी तैयार है। तो एक एक्सरसाइज इस तरीके से परफॉर्म की गई थी जिसका नाम है एक्सरसाइज राहत। तो एक्सरसाइज राहत एक नई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एक्सरसाइज है। इंडिया की एक मेजर डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज राहत, जिसे आसाम में परफॉर्म किया गया था इंडियन आर्मी एंड नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स मतलब एनडीआरएफ के द्वारा। The simulation aimed to elevate interagency preparedness and operational efficiency in tackling large-scale natural disaster in flood-prone।
यहाँ पे अगर कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उस प्रभावित क्षेत्र में हमारी इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की टीम कितनी तैयार है। पहली बार एक्सरसाइज राहत को हमने 2016 में राजस्थान में किया था, अर्थक्वेक के रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट है, अर्थक्वेक के लिए, फ्लड के लिए, किसी भी चीज के लिए आप ऑपरेशन एक्सरसाइज को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, और अभी असम में किया गया है। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक। अब बैंक्स का काम क्या होता है? बैंक्स का काम होता है कोर बैंकिंग फंक्शंस को परफॉर्म करना, आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, आपको लोन प्रोवाइड करना, यही आपके कोर बैंकिंग परफॉर्मेंस होते हैं। लेकिन बैंक्स कई बार अलग अलग सेगमेंट्स में भी हाथ डालती हैं। कई सारे बैंक्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में काम करते हैं, बैंक्स जो होते हैं वो एफपीआई देते हैं, बैंक्स जो होते हैं वो आप देख सकते हैं कि आपका असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सेक्टर में काम करते हैं। तो ये अपनी कोर बैंकिंग से हटके भी कई सारे सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि हम अपने कोर बैंकिंग में ही काम करेंगे, हम कोर बैंकिंग के सेक्टर में ही काम करेंगे, और जो हमारे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयर्स हैं, मतलब हम उससे एग्जिट लेना चाहते हैं, हम उस डायरेक्शन में काम नहीं करना चाहते। तो पंजाब नेशनल बैंक टू एग्जिट इंडिया एसएमई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड सेल्स स्टेक फॉर 34 करोड़ रुपीज। तो पंजाब नेशनल बैंक ने डिसाइड किया है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है ना, उसे वो सेल कर रहा है। एंटायरली जो स्टैक है इंडिया में एसएमई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में, उसको सेल कर रहा है 34 करोड़ रुपीज में। इनका कहना है कि हम केवल कोर बैंकिंग ऑपरेशन पे फोकस करना चाहते हैं, इसलिए जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में हमारा बिजनेस है, हमारा जो स्टैक है, हम उसको 34 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक का फॉर्मेशन 1894 में पाकिस्तान में लाहौर में हुआ था, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, दयाल सिंह मजीठिया मजीठिया ने इसके फाउंडर आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब 26/11 का टेरर अटैक सभी को याद होगा। 26/11 के जो टेरर अटैक के एक्यूज्ड क्या है, एक तरीके से कल्प्रिट है, जिनका नाम है तहावुर हुसैन राणा। इनका जो ट्रायल चलेगा वो भारत में चलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉयर्स की एक टीम बनाई है, और उस टीम को लीड कर रहे हैं हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो गवर्नमेंट अपॉइंट्स लीगल टीम लेड बाय द सॉलिसिटर जनरल फॉर 2611 ट्रायल, ठीक है, जिनका नाम है तुषार मेहता। ठीक है, अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अंदर यहाँ पर लॉयर्स की एक लीगल टीम तैयार की गई है। ठीक, याद रखना है सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एक देश एक धड़कन। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, एक देश एक धड़कन, वन नेशन वन हार्ट बीट इनिशिएटिव की शुरुआत किसने की है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने की है। इस इनिशिएटिव के अंदर हमारे देश के जितने भी इम्पोर्टेंट साइट्स है, जैसे कि इंडिया गेट हो गया, आपकी इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गई, वहां पे ट्राई कलर मतलब तिरंगा एक साथ एक समय पे शोकेस किया गया। हमारे देश के जो युवा हैं, हमारे देश के जो आर्मी पर्सनल है, डिफेंस पर्सनल है, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको पावर देने के लिए कि हम एक देश हैं, हम एक देश हैं, हमें साथ में मिलके ये जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनके अगेंस्ट फाइट करना है। Under the supervision of Archaeological Survey of India, more than 60 heritage monuments across the country have been lit with tricolor। कुछ इस तरीके से यहाँ पे नज़ारा देखने को मिला, जैसे कि रेड फोर्ट के अलावा आपका जो सफदरजंग टॉम्ब है, पुराना किला है नई दिल्ली में, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, ठीक है, कुंभलगढ़ का फोर्ट है राजस्थान में, उदयगिरी की गुफाएं हैं उड़ीसा में, अशोक कॉलम बिहार में, रतनगढ़ फोर्ट मध्य प्रदेश, और फोर्ट बलारपुर महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। मतलब अलग अलग हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं, वहां पर एक साथ एक समय में तिरंगा को शोकेस किया गया अंडर द एक देश एक धड़कन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे याला ग्लेशियर। मैंने इसको आपको पोस्ट करके भी बताया था आपके टेलीग्राम पे कि याला ग्लेशियर जो है वो डिसअपियर हो गया है, डेड हो गया है। ठीक है, नेपाल में आपको याला ग्लेशियर देखने को मिलेगा। इसे ऑफिशियली डेड डिक्लेयर किया गया है, जो बताता है कि हिमालयन रीजन में किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के कारण आपको क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। नेपाल का जो याला ग्लेशियर है वो लैंगटैंग में देखने को मिलेगा, इसे डेड डिक्लेयर किया गया है। ये एशिया का पहला ग्लेशियर है जिसे मेमोरियल प्लाक दिया गया था
ठीक है, और 12 मई को इसे डेड डिक्लेयर ऑफिशियली किया गया है। अब यहाँ पे कुछ और ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, जो कि डेड हो चुके हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसे कि पीजोल ग्लेशियर स्विट्जरलैंड में है, 2019 में डेड हो गया था। क्लार्क ग्लेशियर अमेरिका में है, 2020 में डेड हो चुका था। और यायो लोको ग्लेशियर जो कि मैक्सिको में है, ये 2021 में डेड हो चुका था। वर्ल्ड का पहला ग्लेशियर जिसका फ्यूनरल किया गया था उसका नाम है ओक्सोकुल ग्लेशियर, जो कि आइसलैंड में 2019 में इसे डेड डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के बारे में। यहाँ पे देखिएगा, हमारे जो एयरपोर्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ होता है, राइट, जो आपके लगेज को लोड करता है, अनलोड करता है, कार्गो हैंडलिंग करता है, एयरपोर्ट की एयरक्राफ्ट की क्लीनिंग करने का काम करता है। तो आपको ग्राउंड स्टाफ देखने को मिलेगा। इस ग्राउंड स्टाफ के लिए कई सारी एजेंसीज काम करती हैं। वैसे ही एक एजेंसी है जिसका नाम है सेलेबी। सेलेबी इसी तरीके से ग्राउंड क्लियरेंस स्टाफ आपको देखने को मिलेगा एयरपोर्ट्स में। और ये जो सेलेबी जो कंपनी है वो 2009 से भारत में ऑपरेट कर रही है, और ये टर्की बेस्ड ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है। अभी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के कारण ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ने इसे सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया है, मना कर दिया है। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी हैज विथड्रॉ the security clearance of Selvi and its affiliated company due to the national security concern। ये डिसीजन अनाउंस किया है सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने। सेलिबी जो है वो टर्किश बेस्ड ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जो भारत के मल्टीपल इंडियन पोर्ट्स में ऑपरेट करते हुए दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कौन है भाई? ये हमारे देश के चेस ग्रैंड मास्टर हैं जिनका नाम है आर प्रज्ञानंदन। आर प्रज्ञानंदन ने अपना पहला सुपर बैट क्लासिक टाइटल जीता है। ठीक है, तो इंडिया के हैं ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन, वॉन हिज फर्स्ट एवर ग्रैंड चेस टूर टाइटल बाय कॉन्करिंग द सुपर बैट क्लासिक 2025 इन रोमानिया। इसमें इनको 66 लाख रुपीस प्राइज मनी दी जाएगी। अगली पर्सन का नाम है भावना अग्रवाल। ये है भावना अग्रवाल। इन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड एमडी बनाया गया है एचपीई इंडिया का। आप लोगों ने एचपी के बारे में सुना होगा, आप में से कई लोगों के पास एचपी के लैपटॉप्स भी होंगे। एचपी को हेवलेट पैकर्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइजेस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और एमडी इंडिया ऑपरेशन के लिए बनाई गई है भावना अग्रवाल। ठीक है, एचपी जो कंपनी है वो यूएसए बेस्ड कंपनी है, 1939 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अगले पर्सन है जिनका नाम है अनुराग भूषण। अनुराग भूषण को इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है स्वीडन में। और जितने भी एम्बेसडर्स होते हैं, हाई कमिश्नर होते हैं, एम्बेसी में कोई अपॉइंटमेंट होती है, ये सभी अपॉइंटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा की जाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनुराग भूषण को इंडियाज एम्बेसडर टू स्वीडन अपॉइंट किया है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है और स्वीडिश यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत सारी न्यूज़ बाकी है। ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, आराम से समझिए। वीडियो के एंड में काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेंगे। और वीडियो समझ में आता है, करंट अफेयर समझ में आते हैं, यूजफुल लगते हैं, तो लिंक को शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट है मडकू द्वीप। मडकू द्वीप कहाँ पर है? तो ये जो मडकू द्वीप है जो रिसेंटली न्यूज में है, किस राज्य में है? आपको ये देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का एकमात्र द्वीप आपको देखने को मिलेगा। अब द्वीप मतलब आइलैंड। आइलैंड जो है वो नदी में होते हैं, समुद्र में होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में समुद्र तो आएगा नहीं, छत्तीसगढ़ में क्या होगी? नदी होगी। तो छत्तीसगढ़ की जो शिवरत रिवर है, और शिवरत नदी जो है वो महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है, महानदी की सहायक नदी आपको छत्तीसगढ़ में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। तो शिवनथ रिवर जो है वहां पर आपको मडकू द्वीप देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्लोजली मॉनिटरिंग की है डेवलपमेंट वर्क की एट द मडकू द्वीप। ठीक है, क्योंकि मडकू द्वीप जो है एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी रखता है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। इसमें एंशिएंट समय के स्टोन, टूल
और इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं। तो इस साइड में जो लगातार डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, तो ऐसे डेवलपमेंट वर्क होने से कहीं जो इसकी सिग्निफिकेंस है, जो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस है, वो लॉस्ट ना हो जाए, इसलिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इसको क्लोजली मॉनिटर करने का काम कर रहा है। ये जो आइलैंड है लगभग 24 हेक्टेयर ऑफ लैंड में फैला हुआ है। इसका नाम मडकू है क्योंकि मेढक की शेप का, फ्रॉग की शेप का दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट, इंडियन नेशनल सेंटर, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इन्होंने सबमरीन केबल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपकी यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर सबमरीन केबल प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, जिसको लॉन्च करने का काम किसने किया है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन मॉनिटरिंग या ओशियन इंफॉर्मेशन सेंटर ने। ठीक है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस ने इसकी शुरुआत की है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जो कि लॉन्ग टर्म मॉनिटर करेगा इंडियन ओशियन को। इंडियन ओशियन में ये लगभग 2500 से लेकर 200 मीटर की डेप्थ में आपको ये देखने को मिलेंगे केबल। कोई भी सिस्मिक मूवमेंट होते हैं, सुनामी अलर्ट प्रिपेयर करना है, तो उसको ये रियल टाइम मॉनिटर करेगा। लगभग 150 किलोमीटर लॉन्ग आपको सबमरीन केबल देखने को मिल जाएगी, जिसको बंदूर, बंदूर जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड का कोस्टल एरिया है, वहां पर इसे लॉन्च करने का काम किया गया है। ये अंडर वाटर होगी, जिसका डेप्थ 200 से 2000 से 2500 मीटर की डेप्थ में होगा। ये हाईटेक सेंसर्स के साथ होगा, जो कि क्रिटिकल ओशियन की कंडीशन या आपके जियोफिजिकल डेटा, सिस्मिक डेटा को मॉनिटर करने में, सुनामी ट्रिगर हाई एक्यूरेटी के साथ मॉनिटर करने में आपकी मदद करेगा और रियल टाइम ट्रांसमिशन करेगा। अब यहाँ पे बात हो रही है नेशनल सेंटर, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। 1999 में इसका फॉर्मेशन हुआ था एंड डॉक्टर बालाकृष्णन नेयर आपको डायरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बुलबुल 2। अब बुलबुल V2 क्या है, आइए देख लेते हैं। आप लोगों को सर्वम AI के बारे में पता होगा। सर्वम AI के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है। बेंगलुरु बेस्ड एक AI स्टार्टअप फर्म है जिसका नाम है सर्वम AI। सर्वम AI ने लॉन्च किया है बुलबुल V2 को, जो कि एक रियलिस्टिक इंडियन असेंट प्रोवाइड करेगा। देखो, ये क्या करेगा? टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करता है। तो ये लेटेस्ट टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल आपको देखने को मिलेगा सर्वम AI का बुलबुल V2। बुलबुल V2 किसने तैयार किया है? सर्वम AI ने तैयार किया है। ये 11 इंडियन लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ नेचुरल ह्यूमन लाइक वॉइस आपको देखने को मिलेगी, वो भी रीजनल, आपकी जो रीजनल असेंट होती है उसके साथ, जिससे आपके बिजनेस में, ब्रांड डेवलपमेंट में आपको मदद मिलेगी। बुलबुल B1 जो है उसको अगस्त 2024 में 6 वॉइस के साथ लॉन्च किया गया था। अभी ये 11 इंडियन लैंग्वेजेस के साथ लॉन्च किया गया है बाय द सर्वम AI। ठीक है, अब इसरो ने कल के दिन क्या किया था? एक स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया था यूजिंग द PSLV श्रीहरिकोटा से, और हमारा ये जो मिशन है वो फेल हो गया है। ठीक है, तो इसरो टू लॉन्च इंडियाज मोस्ट एडवांस रेडार इमेजिंग स्पाई सैटेलाइट EOS-09 यूजिंग द PSLV C61। तो PSLV C61 जो मिशन हमने लॉन्च किया था, जो कि 101 नंबर का इसरो का मिशन था, ये मिशन फेल हो चुका है। जब से हमने PSLV तैयार किया है, ये आप देखेंगे केवल 2 ही बार हमारे PSLV मिशन फेल हुए हैं। एक बार 1993 में और एक बार 2017 की जो C39 मिशन थी। और अब ये थर्ड मिशन है PSLV का, जो लॉन्चिंग फ्लाइट है, जो फेल हुई है, जिसका नाम है PSLV C61। इसमें हम लोगों ने EOS-09 सैटेलाइट का इस्तेमाल किया था। ये एक स्पाई इमेजिंग सैटेलाइट थी। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ ये क्या करता? अर्थ की वेदर कंडीशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता। ये PSLV की 63rd नंबर की फ्लाइट थी, मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की ये 63 नंबर की फ्लाइट थी। और ये PSLV XL कॉन्फ़िगरेशन की 27 नंबर की फ्लाइट आपको देखने को मिलती, और ये 5 साल का मिशन होता, लेकिन ये मिशन हमारा कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे सकुरा जीमा। नाम से समझ में आ रहा है, सकुरा जीमा वॉल्केनो, इसमें इरप्शन हुआ है, विस्फोट हुआ है। कहाँ पर लोकेटेड है? तो सकुरा जीमा वॉल्केनो आपको जापान में देखने को मिल जाएगा।
हु रिसीव द 58 ज्ञानपीठ अवार्ड अलॉन्ग द गुलजार? गुलजार साहब के साथ 58 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है? जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। एक देश एक धड़कन इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया है। What is the total joint investment announced under the European Union India collaboration for launching two new major research initiative in 2025? इसके लिए आप देखेंगे 41 मिलियन यूरोस का बजट आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। What is revised growth projection for India in 2026 as per the United Nation? यूनाइटेड नेशन ने 2026 के लिए भारत की ग्रोथ कितनी फोरकास्ट की है? तो 6.4% आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। Who has been appointed as India's next ambassador to Sweden? आंसर क्या हो जाएगा? अनुराग भूषण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। Who has been appointed as a new managing director and the CEO of Syndicate Bank? सिंडिकेट बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा आपका अरुण श्रीवास्तव। अरुण श्रीवास्तव इज द राइट आंसर एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली हमारे देश के 86 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं और किस राज्य से बिलोंग करते हैं? ठीक है, 86 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन है और किस राज्य से बिलोंग करते हैं? आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा प्रीवियस जो चेस ग्रैंड मास्टर है उसकी एक छोटी सी लिस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए दी गई है। कई बार 84 और 85 नंबर के भी ग्रैंड मास्टर पूछ लिए जाते हैं और एसएससी का ये ट्रेंड रहा है, तो थोड़ा सा आप इसे याद रखिए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कुछ नए अपडेटेड करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।